साथ जुड़ रहे हैं सेनु अग्रवाल जी, एमडी एंड सीईओ अशोक लेलैंड के। शेनु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और सर, सबसे पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ग्रोथ ठीक रही है, 19% की ग्रोथ हमने देखी यहाँ पर। इसमें वॉल्यूम्स और रियलाइजेशन का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या समझ पा रहे हैं आप इन नंबर से? थैंक यू। पहले वी आर मतलब हम बहुत खुश हैं Q4 के रिजल्ट से, FY26 के रिजल्ट से। जैसी हमारी आशा थी, साल उससे बराबर गया या बेहतर गया। बहुत अच्छे, बहुत कई तरीकों पे हमने काम किया। सबसे पहला ये कि हमने काफ़ी फोकस किया अपने मिक्स की तरफ, कि हमारा एक थ्योरी है जो हमने अडॉप्ट किया है कुछ समय से, विच वी कॉल प्रीमियमाइजेशन। उसका बेसिक मतलब ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स में कैसे वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा डालें, जिसको कस्टमर जिसकी प्राइस देने को तैयार हो। उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। उसका काफ़ी अच्छा नतीजा हमें पिछले साल मिला है। FY27 में हमें लगता है बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा, क्योंकि बहुत बहुत सारे नए प्रोडक्ट अभी अभी हमने लॉन्च किए हैं मार्च में और अप्रैल में। दूसरा, आई थिंक एक काफ़ी डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है अशोक लेलैंड, जहाँ पर कॉस्ट की बात आती है। आई थिंक फ्रुगैलिटी एक बहुत बड़ा एक DNA है हमारा। समय अच्छा हो या बुरा हो, हम लोग कॉस्ट को हर एक एंगल से देखते हैं। सिर्फ वहीं खर्चा करते हैं जहां एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, जहां कंपनी की ताकत बिल्ड हो रही हो। जो भी अननेसेसरी या नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है, उसको हम कोशिश करते हैं कि लगातार कम करते रहें। और तीसरा, मैं कहूँगा कि मार्केट ने बहुत अच्छा साथ दिया, स्पेशली अक्टूबर के बाद GST रेट कट आया। हम लोग सभी लोग उत्साहित थे। उसने 10% हमारा रेट तो कम किया ही, सीवीज का, ट्रक्स का, बसेस का, लेकिन साथ में उसने जो कंजम्पशन इकोनॉमी में बढ़ोतरी की, उससे हमारा फ्रेट डिमांड बढ़ा और उससे हमारे कस्टमर्स को, फ्लीट ओनर्स को बहुत फायदा हुआ। दूसरा उसका ये फायदा हुआ कि एक बहुत समय से हम एक ट्रिगर की वेट कर रहे थे। हमें पता था कि हमारी जो फ्लीट की एजिंग है हिंदुस्तान में, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, 10 साल से ऊपर हो चुकी है, जबकि हिस्टोरिकली वो 7-8 साल होती थी। तो कोई ट्रिगर चाहिए था ऐसा, कि जो कस्टमर के दिमाग में डाले कि देखो, अभी आपका TCO बहुत बेटर हो गया है और ये सही टाइम है पुराना ट्रक बदल के नया लेने का। तो आई थिंक ये सब चलते हुए Q3 में इंडस्ट्री बहुत अच्छी रही। Q4 में आई थिंक MHCV में, जहां तक मुझे याद है, 21-22% मार्केट ग्रो कर गई। वो अनइमेजिनेबल है CV इंडस्ट्री के लिए, जहां एक ट्रक 40-50 लाख तक का बिकता है मार्केट में, उसमें 23% का बढ़ोतरी होना ऐसे चीज़ों में। बट बहुत अच्छा साल रहा और हम खुश हैं कि हम इंडस्ट्री के बराबर या बेहतर प्रदर्शन कर पाए। हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए, हम प्राइस रियलाइजेशन बेटर मिक्स के थ्रू कर पाए और एक अच्छा रिजल्ट दे पाए मार्केट में। राइट, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही रहे से नतीजे। अच्छा सर, नतीजों के साथ साथ कंपनी ने इंडोनेशिया में एक होली ओन सब्सिडरी बनाने को भी मंजूरी दी है। अच्छा, इंडोनेशिया और ये जो एशियन मार्केट है सर, इसको लेकर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, गेम प्लान समझना चाहूँगी मैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा सेगमेंट है, ये जापानीज का दबदबा माना जाता है इस पूरे सेक्टर में। साथ ही PT पिंडैट के साथ आपकी साझेदारी किस स्तर पर है, ये भी थोड़ा बताएं। क्या ये फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग है या फिर शुरुआती CKD मॉडल से होगी? देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट का फिलॉसफी है ना, वो थोड़ा हटके है। हम पूरा दुनिया में किसी भी कंट्री में 20-50 हज़ार गाड़ी बेचने वाला कंपनी नहीं है। हम जहाँ भी गाड़ी बेचते हैं, हम उसको अपना घर मानते हैं, अपना होम मार्केट मानते हैं। होम मार्केट का मतलब है, जैसे हम इंडिया में हैं वैसा ही इकोसिस्टम हम वहाँ बनाते हैं। वहाँ फैक्ट्री लगेगा, वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनरशिप लगेगा, वहाँ पर हमारे लोग होंगे, लोकल हायरिंग होगी, ऐसे लोकल लोग जो लोकल कल्चर समझते हैं, लोकल कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं। हम वहाँ अपना स्पेयर पार्ट्स का वेयर हाउस खोलेंगे, सर्विस स्टेशंस खोलेंगे, ताकि कस्टमर को 24 घंटा 7 दिन रिस्पॉन्स दे सकें। उसको हम बोलते हैं होम मार्केट। जैसा इंडिया वैसा ही दुबई, जैसा इंडिया वैसा ही सऊदी। नाउ अभी हमारे पास 3 होम मार्केट हैं, GCC, अफ्रीका और सार्क। हम यूरोप में एक भी गाड़ी नहीं बेचते। UK में अगर कोई ऑर्डर भी आता है कि 50 गाड़ी दे दीजिए, हम मना कर देते हैं।
ब्राजील से अगर कोई बोलता है 500 गाड़ी का ऑर्डर है, नो वी डोंट वांट इट, बिकॉज वो हमारी फिलॉसफी नहीं है। हमारी फिलॉसफी है कि होम मार्केट बनाइए और ग्रो करिए। अब जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो है आसियान, और आसियान में जो सबसे बड़ी मार्केट है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में प्लान अभी ये है और आने वाले समय में ये और मेच्योर होगा, बट इनिशियल ख्याल ये है कि इसको एक होम मार्केट बनाया जाए, वहां पर हम लोकल असेंबली बेस बनाएं। ऑफ कोर्स वो स्टेजेस में मैच्योर होगा, हो सकता है शुरू में सीकेडी जाए, बाद में और लोकलाइजेशन हो। डेफिनेटली लोकलाइजेशन कंटेंट रिक्वायरमेंट है, तो वो तो पहले दिन से करना होगा, 30% 40% जो भी है। उसके बाद प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग, प्रोडक्ट्स का ट्रायल, उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जापानीज डोमिनेटेड मार्केट में एक इंडियन ट्रक और बस की क्या पोजीशन है वो हमें डिफाइन करना है, और उसके लिए एक यूनिक पोजीशन हमें पैदा करनी है इंडोनेशिया में। तो ये सब काम चल रहा है। मे बी 6-8 महीने में हम आपको और बहुत अच्छी खबरें देंगे इस बारे में। लेकिन हाँ, पीटी जी पिंडैट के साथ जो एमओयू हुआ है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, जी। इसलिए उनका काफी इन्फ्लुएंस है इंडोनेशिया में। वो लोग अभी राइट तक ज्यादातर राइट डिफेंस सर। व्हीकल्स में थे, लेकिन क्योंकि आने वाले समय में ईवी की पेनिट्रेशन इंडोनेशिया में बहुत बढ़ने वाली है, और जापानीज कुछ हद तक उसमें हेजिडेंट है, बिकॉज वो मार्केट लीडर हैं, और वो हम्म। मार्केट लीडर हैं डीजल पेट्रोल के बेस पे। तो वो थोड़ा बहुत उनका रहता है कि वो डीजल पेट्रोल ही चलता रहे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा डिस्रप्शन करें, क्योंकि हमारे पास ईवी का टेक्नोलॉजी है। हम खुद बिल्कुल का ठीक सर। अच्छा, अगला सवाल से मेरा थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं देख रही थी आंकड़े में समझ रही थी। आपके पास 6,000 करोड़ का अभी नेट कैश मौजूद है, यानी कि मजबूत कैश कुशन है आपके पास। फिर बोर्ड ने 300 करोड़ का एनसीडी के जरिए जुटाने को मंजूरी क्यों दी? क्या ये फंडिंग फ्यूचर के लिए वॉर चेस्ट तैयार करने के मकसद से लिए जा रही है, या फिर महंगे कर्ज को रीस्ट्रक्चरिंग करने की आपकी स्ट्रैटेजी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है कि देखिए अशोक लेलैंड में हम लोग काफी सीरियसली ये सोच रहे हैं कि कंपनी को आगे एक हाई ग्रोथ पाथ पे कैसे डाला जाए। हालांकि हम एक नेट कैश पॉजिटिव कंपनी हैं, लेकिन हमारा जो कैपेक्स है वो है लगभग 800,000 करोड़ का, और अगले साल भी होगा या उससे थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन एक मोमेंटम क्रिएट करना है कंपनी में, एक ग्रोथ पाथ क्रिएट करना है। पिछले साल हमारा FY25 में लगभग 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था। फॉर्चुनेटली इस साल हम उसको 44,000 करोड़ के आसपास लेके आ सके, लेकिन अभी हमको उसको और तेजी से आगे बढ़ाना है, जिसके लिए काफी कैपेक्स की जरूरत होगी। नाउ ये कैपेक्स जो होगा ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होगा, बिकॉज ये ज्यादातर प्रोडक्ट में, टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन में हो, लेकिन ये थोड़ा सा इसका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होगा। तो आई थिंक सेंस ये बनता है कि अगर हम लॉन्ग टर्म डेट लेके लॉन्ग टर्म जेस्टेशन कैपेक्स में रखें उसको, और जो शॉर्ट टर्म कैश है उसको कंपनी में रखें, तो वो एक ज्यादा इकोनॉमिक ठीक और वाइज ठीक। स्ट्रक्चरिंग है कैपिटल की। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल कि सर। अच्छा ठीक है सर, समझ गई मैं आपकी बात। लेकिन ये जियोपॉलिटिकल टेंशन है सर, जिस तरीके से पूरे विश्व में, साथ ही हमने कमोडिटी और रॉ मटेरियल के प्राइसेस में बढ़ोतरी देखी, तो ऐसे में क्या आने वाले क्वार्टर्स में एबिटा मार्जिन्स को 13% के आसपास बनाए रखने के लिए कंपनी कोई प्राइस हाइक लेगी? मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा मैं आपको बता देता हूं कि जून 2023 में हम इन्वेस्टर डे किया था हमने। हम इन्वेस्टर मार्केट में गए थे और हमने कहा था, हमारा EBITDA लगभग 4% था FY22 में। हमने कहा था कि हमें मिड टीन करना है, और बहुत लोग हंसते थे कि 4 से मिड टीन कैसे जाओगे। हम 4 से 8 गए, 8 से 12 गए, 12 से 12.7 गए, इस साल हम 13 गए। हम वो जर्नी को छोड़ेंगे नहीं, और उसके लिए जो फिलॉसफी है, जो अंडरलाइंग वर्क है, फंडामेंटल वर्क है, स्ट्रैटेजी है, वो काफी क्लियर है। हाँ, बीच में उतार चढ़ाव आएंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर क्वार्टर ही बढ़ा देंगे हम। अभी सिचुएशन खराब है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत प्रेशर है कमोडिटी कॉस्ट का, लेकिन उसके तरीके भी हैं। कुछ हद तक हम कितना मार्केट में डाल सकते हैं, वैसे ही हमारा प्रीमियमाइजेशन का फिलॉसफी है, वैसे ही हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो थोड़े महंगे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यू है उसमें। उनकी लाइफ देखिए, उनका KMPL देखिए, उनका पावर और टॉर्क देखिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि मार्केट में से हम कितना ला सकते हैं, प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे कितना ला सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। मतलब यहाँ पर
कोई वो नहीं है कि बिल्कुल। तो हर कॉस्ट को हम लोग फूक फूक के देखते हैं, उसको 4 बार लेंस लगा के देखते हैं, और उसको और भी तेज कर दिया अभी हमने जब से थोड़ा प्रेशर बढ़ा है। अब मार्जिन में हो सकता है कुछ हद तक थोड़ा इम्पैक्ट हो, हालांकि न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन टेम्परेरी होगा। कमोडिटी कॉस्ट इस लेवल पे नहीं रह सकती, वो वापस ठीक होनी ही पड़ेगी, और नहीं हुई तो देखेंगे मार्केट में कितना पास ऑन करें, कितना और वैल्यू दें कस्टमर को जिसकी वजह से वो उसको जस्टिफाई कर सके। और अंदर मतलब 44,000 करोड़ की कंपनी, आपको मालूम है बहुत बड़ा कॉस्ट बेस है, तो करेंगे उसको, कॉस्ट को ठीक करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, कमोडिटी और रॉ मटेरियल प्राइसेस तो बढ़े हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए शेनूर जी, और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। अशोक लेलैंड ने एक बार